हेलो एवरीवन, आज हम लोग द प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे। द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, इसे जानने से पहले मैं इसके महत्व के बारे में बताता हूँ। प्रीपोजिशन के यूज़ के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यह बात अच्छी तरह जान लीजिए कि अंग्रेजी शुद्ध लिखने या बोलने के लिए जिन ग्रामेटिकल टॉपिक का अध्ययन करते हैं उनमें प्रीपोजिशन का अपना एक विशिष्ट महत्व है। क्लियर? इसके प्रयोग में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि खास शब्द के साथ किसी खास प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तथा कुछ शब्दों के साथ भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। क्लियर? मैंने आपको बताया कि कुछ शब्दों के साथ भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, He died of cholera, यहाँ ऑफ लग गया। He died of cholera, ऑफ लग गया। या He died from wound, He died from wound, He died from wound। देखिए यहाँ पर फ्रॉम लग गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही डाइड फॉर द नेशन, ही डाइड फॉर द नेशन, यहाँ फॉर लग गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही died in the battle, नेक्स्ट जैसे he died through neglect, तो इस तरह से आपने देखा ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड फ्रॉम वुंड, ही डाइड फॉर नेशन, ही डाइड इन द बैटल, ही डाइड थ्रू निगलेक्ट। तो इस तरह से एक ही शब्द के साथ हमें अलग अलग प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता होती है। तो चलिए, तो इस तरह से आप इसे समझेंगे। अर्थात इस प्रकार हमें वर्ड वाइज, सिचुएशन वाइज यह जानना आवश्यक होगा कि किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन अभिष्ट रूप के लिए प्रयुक्त होगा। इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स जानना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि इसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा और किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है यह भी ध्यान में रखना होगा। क्लियर? किस वर्ड के बाद क्या प्रीपोजिशन लगेगा, किस अर्थ में लगेगा, यह भी ध्यान में रखना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, regards to something else, रेन एंड मार्टिन। तो चलिए प्रीपोजिशन का डिफिनेशन देख लीजिए, जिसको रेन एंड मार्टिन लिखे हुए हैं, जो बड़े ही फेमस ग्रामरियन हैं। इन्होंने क्या लिखा है?
प्रीपोजिशन का डेफिनेशन उन्होंने लिखा है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग इट्स। तो इसका सेंस है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है। एक बार और सुन लीजिए, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यह प्रीपोजिशन है। और क्या आपने लिखा, क्या बताया कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से यह संबंध स्थापित करता है, उसके बारे में बताता है। क्लियर? जैसे एक और देख लेते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। देखिए यहां पर देख लीजिए, अंडर लगा हुआ है और इस नाउन के पहले प्रयोग किया गया है और इसका संबंध इससे बता रहा है। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। आप नॉर्मली अपने शब्दों में कहिए कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है। बस यही प्रीपोजिशन होता है। क्लियर? अब प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे कैसे प्रयोग होता है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। अर्थात आपको पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन बताना चाहता हूँ। पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन देखिए, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन में पहला जानिए क्या है। पहला क्या है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताया है कि साधारणतया प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध कुछ अन्य शब्दों से बताते हैं। इसलिए अधिकांशतः यह नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया है कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है। क्लियर? तो इसलिए सामान्यतया यह किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रयोग होता है। सामान्यतया इसके लिए कुछ और भी कंडीशन है, बाद में भी ये प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन पहले कंडीशन में जानिए कि प्रीपोजिशन सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होते हैं। ठीक? तो पहला क्या जाना कि प्रीपोजिशन सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन के पहले। सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है।
क्लियर। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे शी इज इन द रूम, शी इज इन द रूम, हो गया। देखिए यहाँ पर इन लगा हुआ है, या आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टायर्ड ऑफ वॉकिंग। देखिए यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, या द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल। तो इस तरह से है, आपने देखा कि प्रीपोजिशन सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए सी इज इन द रूम, इन लगा हुआ है इस नाउन के पहले। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, देखिए अभी जिरेंडियल नाउन है, इसके पहले ऑफ लगा हुआ है। द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, इस टेबल के पहले ऑफ लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट रूल यह है कि जो प्रीपोजिशन है सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। चलिए नंबर 2 मैं बताता हूँ आपको। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 यह है कि जब ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रयुक्त किया जाता है, तब प्रीपोजिशन प्रायः सेंटेंस क्लॉज के अंत में रखा जाता है। क्लियर? जब ऑब्जेक्ट रूप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त हो, जब इंट्रोगेटिव के रूप में, देखिए, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट के रूप में जब ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव प्रयुक्त हो, जब ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त हो, तब प्रीपोजिशन को प्रायः सेंटेंस क्लॉज के अंत में रखा जाता है। तो यह रूल समझ में आ गया होगा। जब ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त हो, तब प्रीपोजिशन को प्रायः सेंटेंस या क्लॉज के अंत में रखा जाता है। क्लियर? जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट। यहाँ पर एट क्या है? एट इज यूज्ड फॉर व्हाट। चलिए इस समझिए, जो एट है वह व्हाट के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर? जो एट है वो व्हाट के लिए प्रयोग किया गया है। या नेक्स्ट मैं बताता हूँ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हु इज वीपिंग फॉर, हु इज वीपिंग फॉर,
या नेक्स्ट एग्जाम्पल रखते हैं, होम डिड यू गिव इट टू। होम गिव यू इट, देखिए होम गिव यू, या ऐसे कहिए, देखिए होम डिड यू गिव इट टू। तो इस तरह से आपने देखा इसमें वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, अर्थात व्हाट, होम, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये जो है व्हाट, हु, हुम, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से आपको यह रूल समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल जानिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों को नेक्स्ट पोजीशन बताता हूँ। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, इसे देखिए। नेक्स्ट पोजीशन यह है कि जब ऑब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन दैट रहे, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट रहे, तब प्रीपोजिशन को सेंटेंस या क्लॉज के अंत में रखा जाता है। क्लियर? तो मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो। नेक्स्ट नंबर मीन्स थर्ड नंबर, जब ऑब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो। देखिए मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तब प्रीपोजिशन को सेंटेंस के अंत में रखा जाता है। क्लियर? जैसे दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ। दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ। क्लियर? दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ। यहाँ पर प्रीपोजिशन अंत में लग गया। या नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हियर इज द बुक दैट यू हैव आस्क्ड फॉर। हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर। क्लियर? यह समझ में आया? देखिए यहाँ पर भी लास्ट में प्रयोग किया गया है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखता हूँ। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। I know the house that he lives in। बस, तो इस तरह से आपके समझ में यह आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, नेक्स्ट रूल बताता हूँ। जैसे नेक्स्ट रूल यह है कि जब किसी वाक्य के रिलेटिव प्रोनाउन अव्यक्त यानी अनएक्सप्रेस्ड हो, तब अभिष्ट प्रीपोजिशन को सेंटेंस या क्लॉज के अंत में रखा जाता है। यानी
जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड हो, अनप्रेस्ड अंडरस्टूड हो या अनएक्सप्रेस्ड हो, उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन क्लॉज के या सेंटेंस के अंत में रखते हैं। क्लियर? तो देखिए, चलिए मैं इसे भी बताता हूँ, समझिए। जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन अव्यक्त हो, जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन अव्यक्त अनएक्सप्रेस्ड हो, तब उस कंडीशन में भी हम प्रीपोजिशन को अंत में लगाते हैं। क्लियर? जैसे दिस इज द हाउस आई लेफ्ट इन। क्लियर? दिस इज द हाउस आई लिव्ड इन। चलिए, दिस इज द हाउस आई लिव्ड इन। देखिए यहाँ पर एक जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह अंडरस्टूड है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे आप कह सकते हैं कि दिस इज द गर्ल आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। दिस इज द गर्ल आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसमें कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन कभी कभी कुछ जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वे अंडरस्टूड होते हैं, उस कंडीशन में भी हम प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में ही लिखते हैं। क्लियर? जैसे द हाउस आई लिव्ड इन इज माई ओन। माई ओन। तो इस तरह से आपने देखा रूल क्या है कि जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन अव्यक्त अनएक्सप्रेस्ड हो तो उस स्थिति में हम प्रीपोजिशन को वाक्य के या क्लॉज के अंत में लिखते हैं। वाक्य या क्लॉज के अंत में लिखते हैं। यह दोनों बात ध्यान रखना है। क्लियर? एग्जाम्पल बता दिया, दिस इज द हाउस आई लिव इन। क्लियर? दिस इज द गर्ल आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। ये भी क्लियर? द हाउस आई लिव्ड इन इज माई ओन। क्लियर? अब अगली बात आती है कि मान लीजिए हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, हमने यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में देखिए, नेक्स्ट है कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वाक्य को कैसे लिखेंगे? देखिए,
अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो, अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन कैसे प्रयोग करेंगे इसे देखिए। जैसे दिस इज द रूम इन विच आई स्लेप्ट, दिस इज द रूम इन विच आई स्लेप्ट। देखिए इन विच लगा हुआ है। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूं। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन ऑफ whom आई वॉज स्पीकिंग। द मैन ऑफ whom आई वॉज स्पीकिंग। दिस इज द मैन ऑफ whom आई वॉज स्पीकिंग या आई एम स्पीकिंग, या किसी भी टेंस में हो सकता है। या नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे द मैन टू whom आई स्पोक इज माई फ्रेंड। द मैन to whom I spoke is my friend। तो इस तरह से आपने देख लिया यहाँ पर इन विच, ऑफ whom, टू whom, द मैन टू whom आई स्पोक इज माई फ्रेंड। तो इस तरह से आपने देख लिया यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो प्रीपोजिशन उसके पहले प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर? चलिए मैं नेक्स्ट बात बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है कि जब कोई इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तब प्रीपोजिशन इन्फिनेटिव के बाद प्रयुक्त होता है। क्लियर? जब कोई इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। प्रयुक्त हो, जब कोई इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। जब कोई इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रीपोजिशन इन्फिनेटिव के बाद प्रयुक्त होता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे दिस इज द सिटी, दिस इज द, देखिए जैसे दिस इज द सिटी टू लिव इन, दिस इज द सिटी टू लिव इन। देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव है इसलिए प्रीपोजिशन लास्ट में प्रयोग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चीज आपको बताता हूँ। जैसे आई नीड समथिंग टू राइट विद, I need something to write with, या what is it for। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
हियर इज हॉकी टू प्ले विद। हियर इज हॉकी टू प्ले विद। तो इस तरह से जो है आप रूल को समझ गए होंगे। लिखा हुआ है जब कोई इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तब प्रीपोजिशन को इन्फिनेटिव के बाद प्रयुक्त करते हैं। यह नियम है, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए। दिस इज द सिटी टू लिव इन। टू लिव है। आई नीड समथिंग टू राइट विद, या हियर इज हॉकी टू प्ले विद। तो इस तरह से आपने प्रीपोजिशन को देख लिया। ओके।